दोस्तों नमस्कार। बड़ों को मेरा प्रणाम। आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बात करेंगे जो हिंदुस्तान का, हिंदुओं का, भारत का गौरव है। 1178 से लेकर 1192 तक शब्द भेदी बाण का माहिर और गौरी की मौत की वजह पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे जो उत्तरी भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली पर राज्य किया करते थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर के राज्य के राजा सोमेश्वर सिंह चौहान के यहाँ हुआ था। वे भारतेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, हिंदू सम्राट, सपादलक्षेश्वर, राय पिथौरा इत्यादि नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत के अंतिम हिंदू राजा के रूप में प्रसिद्ध पृथ्वीराज 1235 विक्रम संवत में 15 वर्ष की आयु में राज्य सिंहासन पर बैठ गए थे। इसलिए उनकी माता कर्पूर देवी ही बालक पृथ्वीराज के स्थान पर संरक्षिका के रूप में राज्य कार्य को देखा करती थी। पूरा नाम पृथ्वीराज चौहान, जन्मदिन 1149 ईस्वी, जन्मभूमि अजमेर, शहादत 1192। पिता का नाम राजा सोमेश्वर सिंह चौहान, माता का नाम कमला देवी, पत्नी संयोगिता, राज्याभिषेक 1169 ईस्वी में, शासनकाल 1178-1182 ईस्वी। पृथ्वीराज के नाना तोमर वंश के अनंग देव का तब दिल्ली पर आधिपत्य था। उनका कोई वारिस नहीं था। अपने नवासे से युद्ध कौशल और राजकाज से प्रभावित होकर औरंगजेब ने पृथ्वीराज को दिल्ली का साम्राज्य सौंप दिया। इसके बाद पृथ्वीराज ने आसपास के छोटे राज्यों को फतेह कर अपने अधीन कर लिया। 1182 में तब के जेजाक भुक्ति के राजा परमर्दी देव को हराकर अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। आज का बुंदेलखंड ही तब का जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। इसी युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद ने परमर्दी देव का साथ दिया था, लिहाजा पृथ्वीराज ने कन्नौज पर भी धावा बोल दिया। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम को भी परास्त कर दिया। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी राज्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। वीर राजपूत जवान पृथ्वीराज चौहान को उनके नाना ने गोद लिया था। वर्षों दिल्ली का शासन ठीक तरह से चलाने वाले पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के महाराज जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम हो गया। संयोगिता महाराजा जयचंद की पुत्री थी। महाराज जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में कट्टर दुश्मनी थी। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता बला की खूबसूरत थी। कहते हैं उनके महल में एक बार चित्रकार आया जिसके पास दूसरी तस्वीरों के अलावा पृथ्वीराज चौहान की भी तस्वीर थी। पृथ्वीराज की तस्वीर को देखते ही संयोगिता का दिल उन पर आ गया था। मनी मन संयोगिता ने पृथ्वीराज को अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उसी चित्रकार ने संयोगिता का भी एक बेहतरीन चित्र बनाया और उसे ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। दिलकश संयोगिता की तस्वीर देखकर पृथ्वीराज चौहान अपने सुध-बुध खो बैठे। उन्होंने हर हाल में संयोगिता को अपना बनाने का संकल्प ले लिया। राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया गया जिसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया तथा उनका अपमान करने हेतु दरबान के स्थान पर उनकी एक मूर्ति लगा दी गई। ठीक वक्त पर पहुंचकर संयोगिता की सहमति से महाराज पृथ्वीराज ने उसका अपहरण कर लिया और मीलों का सफ़र एक ही घोड़े पर तय कर अपनी राजधानी पहुंचकर विवाह कर लिया। जयचंद के सिपाही उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। इसी से खार खाए जयचंद ने पृथ्वीराज से बदला लेने की ठानी। इतिहास का यह गजब का इत्तेफाक है कि 1177 में पृथ्वीराज चौहान के राज्याभिषेक से 4 साल पहले 1173 में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी गजनी का सुल्तान बना। जिन वर्षों में भारतवर्ष के अंदर पृथ्वीराज अपने अजय अभियान पर थे, उसी दौरान मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतने में जुटा हुआ था। 1186 में जीतकर गौरी ने सियालकोट के किले पर कब्जा कर लिया और जाहिर है उसकी नज़र दिल्ली पर भी थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जैसे प्रतापी राजा से सीधे टकराने की हिम्मत तो कर नहीं पा रहा था, लिहाजा उसने अपने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इसी दौरान पृथ्वीराज से खार खाए बैठे जयचंद ने गौरी को दिल्ली पर हमले के लिए उकसाया
और हर तरह से मदद का आश्वासन दिया। शहपगर गौरी ने 1,20,000 की विशाल सेना के साथ 1191 में दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। परमवीर पृथ्वीराज को जब इसकी सूचना मिली तो उन्हें गौरी को रोकने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ कूच कर दिया। हरियाणा के तराइन में दोनों विशाल सेनाओं के बीच महासंग्राम हुआ। गौरी की सेना में घुड़सवार थे तो पृथ्वीराज की सेना में हजारों हाथी थे। गौरी की ज़्यादातर सेना मारी गई। बचे खुचे सैनिक युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। जख्मी गौरी को पृथ्वीराज की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। पृथ्वीराज के हत्थे चढ़ा मोहम्मद गौरी काफ़ी शातिर था। उसे पता था कि भारत के शूरवीर दया और करुणा के भाव से भी भरे होते हैं। लिहाजा उसने माफ़ी की मांग के साथ कई तरह कस्में भी खाई। दिल्ली पर आइंदा नज़र नहीं उठाकर भी देखने की, इस तरह का कुछ स्वांग भी किया। और यही होगी पृथ्वीराज से भूल। हालांकि उनके दरबारियों ने मोहम्मद गौरी को रिहा नहीं करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन दया की भीख मांगने वाले को दंड देना अनुचित लगा और उन्होंने उसे रिहा कर दिया। कहते हैं कि गौरी ने 18 बार पृथ्वीराज पर आक्रमण किया, जिसमें 17 बार उसे पराजित होना पड़ा। कुछ का कहना है कि ये लड़ाई 2 बार हुई है, 17 या 18 बार नहीं हुई। लेकिन 18वीं बार वह जयचंद की मदद से जीत गया था और पृथ्वीराज को अपना बंदी बना लेता है। पृथ्वीराज से बुरी तरह शिकस्त खा चुका मोहम्मद गौरी अपनी हार और रुसवाई का बदला लेने को मचल रहा था। 1192 में पहले से भी बड़ी सेना लेकर उसने फिर से कूच कर दिया। उसी तराइन की युद्ध भूमि में एक बार फिर भीषण कोहराम मचा। इस बार भी प्रतापी पृथ्वीराज और उनकी बहादुर सेना ने सैनिकों पर भारी पड़ने लगी। कहते हैं कि इसी बीच आखिरी युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी को एक तरकीब सुझाई। उसने कहा, हिंदुस्तान की ये सदियों पुरानी परंपरा रही है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले यहाँ के सैनिक दुश्मनों पर हथियार नहीं उठाते। लिहाजा गौरी की सेना पृथ्वीराज पर तब आक्रमण करे जब उनके सैनिक सो रहे हों। मोहम्मद गौरी को जयचंद की यह अमानवीय सलाह पसंद आ गई और उसने ऐसा ही किया। सोने सैनिकों पर अचानक हमला बोल दिया। जब तक पृथ्वीराज और उनके सैनिक हथियार उठा पाते तब तक बहुत रक्त बह चुका था, बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार छल और अमानवीय करतूत के बूते गौरी युद्ध जीतने में कामयाब रहा। उसने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। पृथ्वीराज से संबंधित घटनाओं का पूरा वर्णन चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में किया है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बाल सखा थे और वे उनसे मिलने अफगानिस्तान गए थे। वहां पहुंचकर बरदाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के शब्दभेदी बाण चलाने की कला के बारे में बताया। गौरी को यकीन ही नहीं हुआ तो चंद्रबरदाई ने अपनी योजना के मुताबिक पृथ्वीराज को तीर कमान देकर अपनी आंखों से ये कला दिखाने की बात कही। मूर्ख मोहम्मद गौरी बरदाई की बात मान गया। उसने ऐसा ही किया, लक्ष्य तय कर दिया। लेकिन इसी बीच बरदाई पृथ्वी के पास गए और धीरे से उन्होंने कविता पढ़ी। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान समझ गए कि अब उन्हें क्या करना है। उन्होंने इसी कविता के आधार पर प्रत्यंचा चढ़ाई और चला दिया तीर। वह तीर सीधे मोहम्मद गौरी के सीने में लगा और वो वहीं पर ढेर हो गया। इसके बाद चंद्रबरदाई को पता था कि क्या होने वाला है, लिहाजा उन्होंने कटार घोंपकर पृथ्वीराज की वो वीरगति दे दी और उसी कटार से अपनी भी आहुति दे दी। पृथ्वीराज चौहान की समाधि आज भी अफगानिस्तान के गजनी शहर के बाहरी क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन आज उसकी हालत ठीक नहीं है। पाकिस्तानी और अफ़गानी लोग मोहम्मद गौरी को अपना हीरो मानते हैं और पृथ्वीराज चौहान को उनका कातिल मानते हैं। इसलिए उनकी समाधि को अपने पैरों से ठोकर मारते हैं और ठोकर मारने के बाद फिर वो मोहम्मद गौरी की मज़ार पे माथा टेकने जाते हैं। तो ये है सारा किस्सा पृथ्वीराज चौहान जी का। जितना मैं डेटा इकट्ठा कर सका मैंने कोशिश की। कोई भी गलती हो कमेंट में बताएं ताकि उसे सुधारा जा सके।
कुछ भी ऐसी चीज़ जो मैंने ना बताई हो कृपया वो बताएं ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। इंसान हूँ, गलती होना मेरे से भी पॉसिबल है, पर मैंने कोशिश की है जितना आपके लिए डेटा ला सकूं उतना लेकर चलूं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको सही लगा हो कि नॉलेज मैं सही दे रहा हूँ तो शेयर भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।